जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 7वां चैप्टर कर रहे थे व्यतिकरण, उसमें जो है हमने इससे पहले हेडिंग क्या कर दी थी, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। ठीक है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, है ना। इसमें हमने यहाँ तक हेडिंग कर ली है। आज अगली हेडिंग लिखेंगे। चलिए हेडिंग लिखिए, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। हेडिंग लिखिए, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। आज की जो हेडिंग है क्या है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, है ना। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, है ना, या द्विझिर्री प्रयोग भी बोलते हैं इसे, है ना। द्विझिर्री प्रयोग भी बोला जाता है इसे। ठीक है, द्विझिर्री प्रयोग भी इसे हम बोलते हैं। आधार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें हेडिंग लिखो, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र या द्विझिर्री प्रयोग। हो गया, लिखिए इसमें, लिखो इसमें सन 1801 ईस्वी में, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को द्विरेखा छिद्र के द्वारा, द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा, हो गया, द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया, द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। हो गया, देखो, द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। देखो इसमें उन्होंने एक पर्दा, इसमें उन्होंने एक पर्दा, हो गया, इसमें उन्होंने एक पर्दा यल लिया, इसमें उन्होंने एक पर्दा यल लिया जिसमें एक सूची छिद्र, या जिसमें एक रेखा छिद्र, बात एक ही है, एक पर्दा यल लिया जिसमें एक रेखा छिद्र यस, हो गया, जिसमें एक रेखा छिद्र यस है। इस पर्दे से कुछ दूरी पर, इस पर्दे से कुछ दूरी पर, हो गया, इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा यम है, इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा यम है जिसमें पास पास दो रेखा छिद्र, हो गया, जिसमें पास पास दो रेखा छिद्र यस1 व यस2 हैं, दो रेखा छिद्र यस1 व यस2 हैं जो इस प्रकार बने हैं कि, यस1 व यस2 हैं जो इस प्रकार बने हैं कि यह पहले रेखा छिद्र यस की, इस प्रकार बने हैं कि यह पहले रेखा छिद्र यस की सीध में न होकर, हो गया, पहले रेखा छिद्र यस की सीध में न होकर ऊपर तथा नीचे हैं, यस की सीध में न होकर ऊपर तथा नीचे हैं, हो गया, और रेखा छिद्र यस से, और रेखा छिद्र यस से समान दूरी पर हैं, हो गया, और रेखा छिद्र यस से समान दूरी पर हैं।
लिखे रेखा छिद्र यश से समान दूरी पर है। लिखो पर्दे यम के आगे, पर्दे यम के आगे पर्दे यम के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा, पर्दे यम के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा यन है। तीसरा पर्दा यन है। देखो जब रेखा छिद्र यस से, जब रेखा छिद्र यस पर हो गया, जब रेखा छिद्र यस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो हो गया, जब रेखा छिद्र यस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की, पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां, पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। हो गया, दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। हो गया, एकांतर क्रम में दिखाई देती है। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। और है ना, फ्रिंजे हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। हो गया, तथा फ्रिंजों का यह समूह, तथा फ्रिंजों का यह समूह द्विक रेखा छिद्र का, फ्रिंजों का यह समूह द्विक रेखा छिद्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। हो गया, फ्रिंजों का यह समूह द्विक रेखा छिद्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। लिखे, चलिए देखते हैं यंग ने क्या कहा है। अभी इसकी व्याख्या भी होगी, तो पहले चित्र देख लेते हैं। कितने पर्दे हैं? 3। ठीक है, पहला पर्दा है यल, दूसरा पर्दा यम और तीसरा पर्दा यन। यल में जो है एक रेखा छिद्र है, यम में 2 रेखा छिद्र और यम पर हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां पर जो है हमारे पास एक पर्दा है यल। ठीक है, हमारे पास एक पर्दा है यल जिसमें एक रेखा छिद्र है यस। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, यहां से हम कौन सा प्रकाश डालते हैं, यहां से जो हम एक वर्णी प्रकाश यस पर डालते हैं। अब इससे जो है कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा है। ठीक है, इस पर्दे को हम क्या बोल रहे हैं, यल। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक दूसरा पर्दा है जिसमें कितने रेखा छिद्र हैं, जिसमें जो है 2 रेखा छिद्र हैं, यस1 और यस2। ये पास पास ही है, अभी तो दूर दिख रहे हैं लेकिन समझाने के लिए दूर है, ये पास पास ही है। ठीक है, और एक तीसरा पर्दा है, कौन सा तीसरा पर्दा है हमारा, ये तो हो गया यल यम, और ये तीसरा पर्दा है यन। ठीक है, तीसरा पर्दा कौन सा है, तीसरा पर्दा है यम। अब हमारा देख रहे हैं जो सोर्स है वह गोलीय है और बहुत छोटा है। छोटे गोलीय सोर्स से, गोलीय स्रोत से कैसी तरंगे उत्पन्न होंगी, कैसे तरंगाग्र आते हैं, गोलीय तरंगाग्र। अगर हमारा सोर्स जो है गोलीय हो, ठीक है, तो उससे कौन सा तरंगाग्र निकलेगा, उससे जो है गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, सोर्स जो है बिंदु आकार का हो, बहुत छोटा हो, स्रोत हमारा बिंदु आकार का हो या बहुत छोटा हो, तो उससे कौन से तरंगाग्र निकलेंगे, गोलीय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गोलीय तरंगाग्र यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे जो है गोलीय तरंगाग्र निकल रहे हैं। और ये तरंगाग्र कैसे निकल रहे हैं, ध्यान रखिए, ये तरंगाग्र श्रृंग और गर्त की दिशाओं में निकल रहे हैं, श्रृंग और गर्त के जैसे निकल रहे हैं। श्रृंग क्या है, तरंगों के ऊपर उठने की घटना हो जाएगी श्रृंग, और नीचे उतरने की जो घटना है उसे हम क्या बोलेंगे, गर्त। श्रृंग और गर्त कैसे क्रम में है, एकांतर क्रम में है। ठीक है, श्रृंग और गर्त कैसे क्रम में है, एकांतर क्रम में है।
ठीक है, श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में है। ध्यान रखिए, हम श्रृंग को जो है, श्रृंग को हम पूरी लाइन से दिखा रहे हैं और गर्त को कैसी लाइन से दिखाएंगे, गर्त हमारी डॉटेड लाइन है। ठीक है, गर्त कैसी लाइन है, डॉटेड लाइन। तो अब यहाँ पे जो है श्रृंग आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, श्रृंग के बाद हमारा कौन सा उत्पन्न होगा, गर्त। ठीक है, क्यों, क्योंकि श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो श्रृंग के बाद ऐसे डॉटेड लाइन से हम किसको दिखाएंगे, गर्त को। फिर क्या आएगा, फिर गर्त आ गया, फिर श्रृंग आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ऐसे गर्त आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऐसे गर्त आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ऐसे श्रृंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे तरंगे आगे बढ़ती रहेगी और ये दोनों जो है इसी तरह ऐसे ही चलते हुए कहां पहुंचेंगे, S1 और S2। S1 और S2 क्या करेंगे, नए स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, दो नए स्रोत का कार्य करेंगे और ये नई तरंगिका निकालेंगे। ये भी जो है श्रृंग और गर्त के रूप में क्या निकालेंगे, तरंगिका। ठीक है, ये भी श्रृंग और गर्त के रूप में क्या निकालने वाले हैं, तरंगिका। तो यहाँ पे भी दिखाओ, यहाँ पे हो जाएगा श्रृंग। ठीक है, फिर क्या होगा, एकांतर क्रम में हो जाएगा गर्त। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा हमारा श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा। फिर क्या उत्पन्न होगा, फिर हो जाएगा हमारा गर्त। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ऐसे श्रृंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पे पहले उत्पन्न हो गया श्रृंग, फिर क्या आएगा, फिर डॉटेड क्रम में एकांतर क्रम में हो जाएगा गर्त। फिर क्या उत्पन्न होगा, फिर हो जाएगा श्रृंग। फिर क्या उत्पन्न होगा, फिर डॉटेड लाइन में हो जाएगा गर्त। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा श्रृंग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, श्रृंग आ गया। अब क्या हो रहा है, देख क्या रहे हैं हम, यहाँ के दोनों श्रृंग मिलना शुरू हो गए। ठीक है, दोनों श्रृंग क्या हो गए, दोनों श्रृंग जो है मिलना शुरू हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे, यहां से होगा गर्त निकलेगा, तो ऐसे जो है ना, ऐसे निकलेगा गर्त हमारा। ठीक है, इनसे जो है क्या निकलने वाला है, इनसे जो है हमारा फिर से गर्त निकलने वाला है। ठीक है, तो दोनों श्रृंग यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है गर्त को निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या निकलना शुरू होगा, यहां से निकलना होगा शुरू गर्त। ठीक है, क्या निकलना शुरू होगा, गर्त। इसी तरह यहां पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, श्रृंग तो निकल गया था, यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा गर्त। ठीक है, सावधानी से थोड़ा मिलाएंगे, ध्यान रखिए कि इसको हमको अभी समझना भी है। जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, डॉटेड लाइन जो है हमारी गर्त को दिखा रही है और पूरी लाइन किसको दिखा रही है, श्रृंग को। ठीक है, तो श्रृंग के बाद फिर क्या निकलेगा, श्रृंग के बाद फिर निकलेगा गर्त। ठीक है, श्रृंग के बाद फिर क्या निकलेगा, श्रृंग के बाद फिर निकल गया गर्त। ये गर्त था, फिर श्रृंग आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या क्या निकलने वाला है, यहाँ पे भी हमारा निकलने वाला है श्रृंग। ठीक है, क्योंकि गर्त हो चुका है, क्या निकलने वाला है, यहाँ पे निकलने वाला है श्रृंग। ठीक है, श्रृंग निकलने वाला है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, देखिए ये हमारी दोनों गर्त है, यहाँ पे गर्त मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे श्रृंग मिल रही है, श्रृंग गर्त श्रृंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों श्रृंग मिल रही है, यहाँ पे दोनों गर्त मिल रही है, यहाँ पे दोनों श्रृंग। बहुत ज्यादा समझने की चीज है यहाँ पर। ठीक है, श्रृंग यहाँ पे, गर्त यहाँ पे, फिर यहाँ पे श्रृंग। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जहां पे दो श्रृंग मिलेंगे, ठीक है, जहां पे श्रृंग और श्रृंग मिलेंगे या जहां पे गर्त और गर्त मिलेंगे, ठीक है, वहां पे ज्यादा चमक उत्पन्न होगी। वहां पे कैसी चमक उत्पन्न होगी, ज्यादा, और व्यतिकरण होगा संपोषी। कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी। संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, कौन सी फ्रिंज, दीप्त। दीप्त को हम क्या बोलते हैं, दीप्त को हम बोलते हैं ब्राइट। ठीक है, दीप्त को हम क्या बोलेंगे, ब्राइट। कहां कहां, जहां जहां श्रृंग मिलेंगे, जहां जहां गर्त मिलेंगे, वहां से कौन सी फ्रिंजें बनेंगी, दीप्त। जहां पे भी श्रृंग और गर्त मिले, ठीक है, वहां पे चमक कम होगी, व्यतिकरण हो जाएगा विनाशी और फ्रिंज हो जाएगी अदीप्त। ठीक है, फ्रिंज कैसी हो जाएगी, अदीप्त। फ्रिंज कैसी हो जाएगी, अदीप्त। अब देखिए, यहाँ पे हमारा दो ठो श्रृंग मिला था, यहाँ पे दोनों गर्त मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी गर्त है और ये भी गर्त है, दोनों गर्त यहाँ पे मिले, फिर दोनों यहाँ पे श्रृंग मिले। तो देख क्या रहे हैं, इसको अगर हम स्पॉट को बनाते जाएं तो देखिए ये स्पॉट एक लाइन में मिलेंगे और यहाँ पे जो पर्दा मिलेगा, यहाँ पे जो प्रतिरूप मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, कौन सा प्रतिरूप मिलेगा, यहाँ पे हमको चमक मिलेगी।
ठीक है, क्या मिलने वाली है, यहाँ पे चमक मिलेगी, हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त मिल रहा है, इसलिए कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ पे जो फ्रिंज हो जाएगी वहां पे चमक ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे फ्रिंज कैसी हो गई, फ्रिंज जो है दीप्त हो गई। ठीक है, फ्रिंज कैसी हो गई, दीप्त। अब देखिए इसके ऊपर या नीचे, इसके ऊपर और नीचे जब देखेंगे तो हमारा ये तो हो गया था, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर या नीचे जब देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, अब जो है यहाँ पे श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे श्रृंग गर्त मिला, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, श्रृंग और गर्त, यहाँ पे मिल रहे हैं श्रृंग और गर्त। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेंगे श्रृंग और गर्त। तो क्या होगा, जो ही श्रृंग और गर्त मिलना शुरू होंगे, जो फ्रिंज आएगी वह कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। वह फ्रिंज कैसी हो जाएगी, डार्क। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे श्रृंग मिला, गर्त मिला, श्रृंग मिला। ठीक है, श्रृंग गर्त जहां पे भी मिलेंगे वहां पे फ्रिंज कैसी बनेगी, वहां पे फ्रिंज बन जाएगी डार्क। ठीक है, जहां जहां पे भी श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त मिलेंगे वहां पे फ्रिंज हो जाएगी दीप्त, और जहां पे श्रृंग और गर्त मिले वहां पे हो जाएगा अदीप्त, चमक नहीं होगी, काला धब्बा मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डार्क। ठीक है, फिर देखेंगे फिर श्रृंग और गर्त ऐसे मिलते जाएंगे, फिर श्रृंग श्रृंग मिलेगा, गर्त गर्त मिलेगा। तो एकांतर क्रम में हमको ब्राइट डार्क ब्राइट और फिर डार्क के बाद फिर ब्राइट, यानी यहाँ पे दीप्त, दीप्त के बाद अदीप्त, फिर अदीप्त के बाद फिर हो जाएगा दीप्त, फिर इसी तरह यहाँ पे भी नीचे भी अदीप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा दीप्त। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जहां जहां पे श्रृंग और गर्त मिलेंगी सबको एक लाइन से मिलाएंगे तो वहां पे जो है दीप्त फ्रिंज मिलेगी। उसकी नीचे वाली पट्टी में, दीप्त फ्रिंज की नीचे पट्टी में कौन सी फ्रिंज आएगी, अदीप्त। देख के ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, जब मिलाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यंग ने यही कहा, यंग ने क्या कहा, इन्होंने जो है 3 पर्दे लिए, यल यम और यल। यल पर्दे में जो है 1 सूची छिद्र किया, यम पर्दे में 2 सूची छिद्र किए हैं या 2 रेखा छिद्र किए हैं। यम जो है व्यतिकरण प्रतिरूप को दिखा रहा है। यहाँ पे गोलीय तरंगाग्र निकल रहे हैं और यहाँ पे भी ऐसे गोलीय तरंगाग्र आएंगे। ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यन पर्दे पर जो है कुछ जगह चमक उत्पन्न होगी, कुछ जगह काला धब्बा दिखेगा। जिस जगह चमक उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे दीप्त फ्रिंज बनी है, कुछ जगह काला धब्बा दिखेगा उसे हम कहेंगे अदीप्त फ्रिंज बनी है। और ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जो है वह किस क्रम में मिलेंगी, एकांतर क्रम में मिलेंगी। कौन से क्रम में मिलेंगी, एकांतर क्रम में मिलती हैं। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कितनी चौड़ाई है इन फ्रिंजों की। ठीक है, तो ये किसका प्रयोग था, ये जो प्रयोग था यह किसका है, यंग का। ठीक है, इन्होंने जब इनको मिलाया रेखा को, इन्होंने जब रेखाओं को मिलाया तो क्या देख रहे हैं, एक सीधी क्रम में जो है क्या हो रही है, श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त मिल रही है, श्रृंग श्रृंग मिल रही है, तो उसको उन्होंने कहा दीप्त फ्रिंज। ठीक है, फिर जहां पे उन्होंने देखा कि श्रृंग गर्त एक सीधी क्रम में मिल रही है, वहां पे कौन सी फ्रिंज आएगी, अदीप्त। फिर देखेंगे श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त, श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त मिल रही है। ठीक है, तो जहां पे भी दोनों श्रृंग या 2 ठो गर्त मिलेंगी वहां पे दीप्त फ्रिंज इन्होंने कहा। फिर जहां पर श्रृंग गर्त अलग अलग मिलेगी तो उन्होंने क्या कहा, अदीप्त। ऐसे पूरे पर्दे पर हमको जो है दीप्त अदीप्त, ठीक है, ब्राइट डार्क हमको क्या मिलती जाती है, फ्रिंजे मिलती जाती है। ठीक है, ब्राइट डार्क फ्रिंजे मिल जाती हैं। यही किसका प्रयोग था, यही जो प्रयोग है ये यंग का रेखा छिद्र प्रयोग है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, लिखो फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या हो गया। फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या लिखिए, इसमें लिखो, इसमें रेखा छिद्र यश से एक तरंगाग्र चलता है। रेखा छिद्र यश से एक तरंगाग्र चलता है। जब यह तरंगाग्र पर्दे यम पर पहुंचता है तो, जब यह तरंगाग्र पर्दे यम पर पहुंचता है तो रेखा छिद्र यश1 व यश2, रेखा छिद्र यश1 व यश2 हो गया ना। ये सब किसमें लिख रहे हैं,
अभी हेडिंग बताए हैं, फ्रिंजों के बनने की, फ्रिंजों के बनने की, है ना, फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या, इसी में लिखना है ना, तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या, ये सब इसी में जो बोल रहे हैं उसी में लिखना था, ठीक है। तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या, ये हेडिंग के अंदर ही लिखे हैं। क्या हेडिंग के अंदर लिखे हैं, शुरू से फिर से एक बार बोल देते हैं। रेखाचित्र यस से एक तरंगाग्र चलता है जब यह तरंगाग्र पर्दे यम पर पहुंचता है, ठीक है। जब यह तरंगाग्र पर्दे यम पर पहुंचता है तो रेखा छिद्र यस1 व यस2, तो रेखा छिद्र यस1 व यस2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं। हो गया, नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर प्रत्येक दिशा में चलने लगती हैं। हो गया, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर प्रत्येक दिशा में चलने लगती हैं। लिखो, चूंकि रेखा छिद्र यस1 व यस2, चूंकि रेखा छिद्र यस1 व यस2 यस से समान दूरी पर हैं, यस1 व यस2 यस से समान दूरी पर हैं। देखो, जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग, जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी तरंगिका के श्रृंग से मिलता है, अथवा एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी तरंगिका के श्रृंग से मिलता है, अथवा एक तरंगिका का गर्त एक तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है, दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है। अर्थात जब श्रृंग श्रृंग मिलेगा यानी एक ही कला में, गर्त गर्त मिलेगा एक ही कला में, यानी जब दोनों तरंगों की कलाएं एक हो, तो लिखिए अर्थात तरंगिकाएं एक ही कला में मिलती हैं, तरंगिकाएं एक ही कला में मिलती हैं, तो उन स्थानों पर, तो उन स्थानों पर, हो गया, तरंगिकाएं एक ही कला में मिलती हैं तो उन स्थानों पर संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। हो गया, संपोषी व्यतिकरण होता है और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को, हो गया, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। हो गया, इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। हो गया, इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, लिखो, इसके विपरीत, इसके विपरीत जिन स्थानों पर, इसके विपरीत जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग, हो गया, इसके विपरीत जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है,
एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है, उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण होता है। हो गया? उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण होता है, अर्थात तरंगिकाएं हो गया, अर्थात तरंगिकाएं विपरीत कला में होती हैं, अर्थात तरंगिकाएं विपरीत कला में होती हैं। हो गया? और इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता, और इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। हो गया? इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। देखो, इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। हो गया? इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। लिखे, निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। लिखो, इस प्रकार हो गया, पर्दे के केंद्रीय भाग पर, इस प्रकार पर्दे के केंद्रीय भाग पर दीप्त फ्रिंजें इस प्रकार पर्दे के केंद्रीय भाग पर दीप्त फ्रिंजें हो गया, तथा उसके दोनों ओर अदीप्त फ्रिंजें, दोनों ओर अदीप्त एवं दीप्त फ्रिंजें, तथा उसके दोनों ओर अदीप्त एवं दीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। हो गया? अदीप्त एवं दीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। देखिए ना, एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। और यही क्या हो गया? यंग का द्विरेखा छिद्र। चलिए एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के और पास कर देते हैं हम। कितने रेखा छिद्र थे इसमें? 2, है ना? कितने सूची छिद्र थे? 2 रेखा छिद्र या 2 सूची छिद्र। जो S1 से कैसी दूरी पर है? समान दूरी पर। जितनी दूरी यहाँ की है उतनी दूरी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है? यस पर हमने एक वर्डी प्रकाश स्रोत लगाया था, जिससे जो है क्या हो रहा है? गोलीय तरंगाग्र के रूप में, चूंकि यस जो है बिंदु आकार का स्रोत है, सोर्स है, इससे गोलीय तरंगाग्र निकल रहे हैं, जो S1 और S2 पर क्या हो रहे हैं? S1 और S2 पर पहुंच रहे हैं। अब S1 और S2 पर फिर क्या होगा? यहाँ पे भी गोलीय तरंगाग्र ये नए स्रोत का कार्य करेंगे। S1 और S2 क्या करेंगे? S1 और S2 जो है नए स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है? S1 और S2 कैसे स्रोत का कार्य करेंगे? नए स्रोत का। और यहाँ से फिर क्या निकलने वाली है? यहाँ पे फिर गोलीय तरंगे निकलने वाली हैं। जैसे यहाँ पे श्रृंग हो गया, फिर क्या आएगा? फिर गर्त आएगा। ठीक है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा श्रृंग। ठीक है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा गर्त। ठीक है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा श्रृंग। ये एकांतर क्रम में बताए थे। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा। ये सब डॉटेड लाइन जो है गर्त को दिखा रही है। ठीक है? और पूरी लाइन किसको दिखा रही है? श्रृंग को। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे शुरू हुआ श्रृंग, फिर क्या आएगा? फिर आएगा गर्त। ठीक है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा श्रृंग। ठीक है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा गर्त। ठीक है? क्या आएगा? गर्त आएगा। फिर क्या होगा? फिर आएगा श्रृंग। क्या आएगा? श्रृंग आएगा। अब देखो, यहाँ पे श्रृंग मिल गए, 2 श्रृंग मिल गए। ठीक है? तो जहां पे श्रृंग मिलेंगे वहां पे दीप्त बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? दीप्त। तो हमने यहाँ पे स्पॉट दिखा दिया। ठीक है? काला धब्बा दिखा दिया। अब श्रृंग के बाद क्या उत्पन्न होगा? गर्त। ठीक है? तो गर्त इसके गर्त से शुरू हुआ है। ठीक है? इसके गर्त से शुरू हुआ है। तो देखिए अब ऐसे चलेगा, है ना? डॉटेड लाइन इसको हम दिखा रहे हैं,
ऐसे डॉटेड लाइन, इसी तरह यहाँ पे भी गर्त आना शुरू होगा, ठीक है, और इसकी गर्त पर आएगा, देखिए इसके गर्त पर आकर मिल गया, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा श्रृंग, ठीक है, फिर क्या आएगा श्रृंग। अब यहां पे भी क्या शुरू होगा, यहां पे भी शुरू हो जाएगा श्रृंग, ठीक है, जो इसके श्रृंग पर आकर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, डॉटेड लाइन को स्पष्ट रखिएगा क्योंकि इससे हम पता चलेगा कि कौन सी है, गर्त है, श्रृंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे श्रृंग श्रृंग मिला था, क्या मिला था, श्रृंग श्रृंग मिला है, तो हमको जहां पे श्रृंग श्रृंग मिलेगा दीप्त बनी। इसके ठीक सामने देखिए गर्त और गर्त मिल रही है, गर्त और गर्त मिलेगी दीप्त होगी, क्यों, क्योंकि श्रृंग और श्रृंग समान कला में होते हैं, अरे दोनों समान कला में है तभी तो श्रृंग और श्रृंग है, गर्त और गर्त समान कला में है, तो जहां पे भी समान कला आएगी सब जगह दीप्त फ्रिंजें बनेगी। तो देखो यहाँ पे श्रृंग बना था, श्रृंग श्रृंग मिला था, इसलिए दीप्त हो गया। इसके ठीक सामने श्रृंग गर्त गर्त मिला, फिर दीप्त हो गया। इसके ठीक सामने फिर क्या हो रहा है, श्रृंग श्रृंग मिल रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, दीप्त फ्रिंजे। इनको एक रेखा द्वारा मिलाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं, जिसे हम जो है प्रस्पंद रेखाएं बोलते हैं। तो ये श्रृंग श्रृंग और गर्त गर्त मिलकर कैसी फ्रिंज बना रही है, दीप्त फ्रिंज बना रही है। इसके ठीक अलग ध्यान दो, इसके ठीक ऊपर और नीचे ध्यान दो। ठीक ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा, हम इसके बाद वाला ठीक इसके नीचे वाला देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है श्रृंग श्रृंग तो हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्त हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंग गर्त मिल रही है, यहाँ पे श्रृंग गर्त मिल रही है, तो यह जो है यह जाकर क्या करेंगे, यह जो है डार्क फ्रिंज बनाएंगे। कौन सा फ्रिंज बनाएंगे, डार्क फ्रिंज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, जहां पे भी श्रृंग और गर्त मिलेंगे, जैसे यहाँ पे श्रृंग और गर्त मिले, ठीक है, यहाँ पे श्रृंग और गर्त मिले, तो ये जो है इनको जिस रेखा द्वारा मिलाएंगे उसको हम निष्पंद बोलेंगे, और ये कौन सी फ्रिंजे निर्मित करेंगे, डार्क, ठीक है। कौन सी फ्रिंजे निर्मित करेंगे, डार्क। फिर क्या देख रहे हैं, डार्क के बाद ब्राइट, मतलब अदीप्त और दीप्त फ्रिंजे कौन से क्रम में पहुंच रही हैं, एकांतर क्रम में। इसी प्रकार जो है ऐसे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की क्या प्राप्त होती है, श्रृंखला। जहां पे भी दीप्त फ्रिंजे पहुंच रहे हैं वहां पे चमक ज्यादा है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अधिक है, और जहां पे भी अदीप्त फ्रिंजे पहुंच रहे हैं वहां पे प्रकाश की तीव्रता कम है। जब इनको फिर से ऐसे आगे तक मिलाते जाओगे तो फिर हमको क्या मिलेगी, अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो किस क्रम में होगी, एकांतर क्रम में होगी। जो किस क्रम में होगी, एकांतर क्रम में। यही जो है किसका प्रयोग था, यंग का प्रयोग था, ठीक है, यंग का यही द्विक रेखा छिद्र प्रयोग था। ये हो गया, अगली हेडिंग बनाएंगे अब, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, देखो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, हेडिंग लिखो, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, हो गया। हेडिंग लिखिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। हेडिंग हमारी क्या है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसको हेडिंग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर वही प्रयोग था जो यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग था, जैसा चित्र था वैसा ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक जो है पर्दा है जिसमें एक रेखा चित्र है यस, ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा पर्दा है जिसमें जो है दो रेखा छिद्र हैं, ठीक है, जिसमें कितने रेखा छिद्र हैं, दो रेखा छिद्र हैं, यस1 और यस2, जो यस से समान दूरी पर है। यहाँ पे एक तीसरा पर्दा है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे एक तीसरा पर्दा है, ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा पर्दा ले लेते हैं, नाम कुछ भी रख लो, यल यम और यन था तो वही रख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है यस, इससे जो है ये हो जाएगा यस1 और ये क्या हो जाएगा, यस2। अब यहाँ से जो है तरंगे निकल रही हैं तरंगाग्र के रूप में, ठीक है, तरंगे क्या हो रही हैं, तरंगाग्र के रूप में
निकल रही हैं, ठीक है। तरंगे हमारी जो है तरंगाग्र के रूप में निकल रही हैं, है ना, और पहुंचती हैं। तरंगे यहाँ पे पहुंची और S1 और S2 पे पहुंची। S1 और S2 जो है क्या करेंगी, नए स्रोत का कार्य करेंगी और वह नई तरंगिका निकालेगी, ठीक है, जो द्वितीय तरंगिका के रूप में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। द्वितीय तरंगिका के रूप में क्या हो रही है, द्वितीय तरंगिका के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है, जो द्वितीय तरंगिका के रूप में आगे बढ़ रही है। अब क्या होगा, S1 और S2 से द्वितीय तरंगिका जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पर्दे, इस पर्दे का मध्य बिंदु जो है S1 और S2 का जो है, इसके मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं C, और C से जो है इस पर्दे पर लंब डालते हैं CO, ठीक है, लंब है, माध्य लंब हो जाएगा इसका, ठीक है, CO। अब ध्यान देना, अब यहां से जो है एक तरंगिका निकल रही है, S1 से तरंगिका निकली और S2 से तरंगिका निकली, यह जो है किसी बिंदु पर पहुंच रही है, ठीक है, किसी बिंदु पर पहुंच रही है, बिंदु का नाम हो जाएगा P। यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलकर किसी बिंदु पर क्या हो रही हैं, किसी बिंदु पर पहुंच रही हैं जो है P पर, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, दोनों जगह से जो है तरंगिकाएं निकलकर क्या कहां पहुंची हैं, बिंदु P पर पहुंची हैं, ठीक है, कहां पहुंची हैं, बिंदु P पर। ये जो दोनों सोर्स थे S1 और S2 गोला बना देते हैं, इनके जो बीच की दूरी है वह स्मॉल d है। बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। दोनों स्लिट बोलते हैं S1 और S2 को, स्लिट की जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है वह कितनी है, स्मॉल d। स्लिटों से जो है ये जो पर्दा है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, उस पर जो है क्या होगा, उसकी जो दूरी है वह कैपिटल D है। वह दूरी कितनी है, वो जो दूरी है वह कैपिटल D है। इसको हम मिला रहे हैं C से, जो है किसको मिला देते हैं, P को। C से हमने जो है P को मिला दिया, ठीक है, C से हमने जो है क्या कर दिया, C से हमने जो है P को मिला दिया, और कोण कितना रखा है, कोण मान लिया है थीटा, ठीक है, कोण मान लिया है थीटा। तो हम देख क्या रहे हैं, S1 से जो तरंग निकली है P तक जाने में कम दूरी तय करेगी, लेकिन S2 से जो तरंग निकली है, S2 से जो तरंग निकली है वह P2 तक जाने में अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है, यानी इसकी जो पथ है या इसके पथ से कम होगा, ठीक है। अवश्य ही S2P जो है बड़ा होगा किससे, S1P से। क्यों, क्योंकि S1P जो है वह कम दूरी तय करके P पर पहुंच रहा है, और S2 जो है अधिक दूरी तय करके किस पे पहुंच रहा है, P पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो कितना अधिक है ना, मतलब S2P जो है S1P से कितना अधिक है, इसी को ज्ञात करने के लिए हम जो है यहां से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। और लंब का नाम क्या है, एक लंब है जिसका नाम क्या है, A, ठीक है। लंब क्या हो गया, लंब हो जाएगा S1A, ठीक है। मतलब जितनी दूरी S1 से P तक की है उतनी ही दूरी P से A की है। S2 ने कितना अधिक एक्स्ट्रा चला था, कितनी दूरी अधिक चली है, तो S2A दूरी अधिक चली है, ठीक है। तो S2A क्या हो जाएगा, इन दोनों तरंगों के पथ का अंतर होगा। मतलब जो दूरी S1 चल रहा है उतनी दूरी जो है P से A तक की ही है। S2 ने एक्स्ट्रा कितनी दूरी चली है, S2A दूरी चली है, ठीक है। कितनी दूरी एक्स्ट्रा चली है, S2A दूरी जो है हमारी क्या कर रहा है, तरंग जो है एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। इस कोण को जो है हम क्या मान लेंगे, इस कोण को भी थीटा मानेंगे, ठीक है। चित्र में दिख नहीं रहा है, इस कोण को हम क्या कर रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ठीक है। कोण को कितना ले रहे हैं, कोण को जो है थीटा ले रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट करने के लिए बड़ा बना देते हैं। देखिए ये था यस, यहाँ से तरंग आ रही थी, ये S1 था, ये था हमारा S2। इनके जो बीच की दूरी है वह कितनी थी, D। इनके जो मध्य बिंदु को हमने क्या माना था, C से लंब डाला गया है CO, ठीक है। S1 से जो है कोई तरंग जो है कितनी दूरी, S21P दूरी तय करके P पर पहुंच रही है। इसी तरह यहाँ से कोई तरंग जो है S2P दूरी तय करके पहुंच रही है, ठीक है। अब C को हमने O से मिला दिया था डॉटेड लाइन द्वारा। इस कोण को हमने क्या माना है, इस कोण को हमने थीटा मान लिया था, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा पता करना था कितना जो है S2 जो है, S2 कितनी दूरी S1 से एक्स्ट्रा चल रहा है, तो हमने इसके लिए क्या किया था, यहाँ से जो है एक लंब डाल दिया था,
ठीक है। यहां से जो है क्या किया था, यहां से जो है एक लंब डाला गया था, नाम क्या था, ये कोण जो है हमको पता ही है, ये जो कोण है वो कोण है थीटा, ठीक है। तो कितनी दूरी है, x2a दूरी जो है एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, इसको इससे मिला दिए हैं, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, इससे मिला दिया गया है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसको भी हम क्या मान लेंगे, लगभग मान लेते हैं 90 अंश का, क्योंकि यह 90 अंश का डाला गया लंब है, तो ये भी कितना मान लेंगे 90। जब इसको 90 मान लेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसलिए ये जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, ये जो कोण होगा वह थीटा हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा, कोण जो है थीटा। दो स्लिटों के बीच की दूरी, S1 और S2 को स्लिट बोलते हैं, दो स्लिटों के बीच की दूरी कितनी मान रहे थे, स्मॉल डी। स्लिट से जो पर्दा है उसके बीच की दूरी कितनी माने हैं, कैपिटल डी। स्लिट से पर्दे की दूरी कितनी मानी गई है, कैपिटल डी मानी गई है, ठीक है। तो इस चित्र को बनाइए और फिर व्याख्या लिखते हैं, ठीक है। ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम कितना मान लेंगे, ये जो बीच की दूरी है उसको हम मानेंगे यक्स यम, ठीक है। कितनी दूरी मानेंगे, यक्स यम। अब बिंदु P पर ध्यान देखिए, बिंदु P ये तो केंद्रीय फ्रिंज है, वो क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है। जहां पर भी केंद्रीय फ्रिंज बनेगी हमेशा जो है दीप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर O पर जो है S1 से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी S2 से है, ठीक है। मतलब पथ का अंतर शून्य है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बनेगा, यहाँ पे जब पथांतर शून्य होता है तो कौन सी फ्रिंज, अभी पीछे बताए थे कल, जब भी पथांतर शून्य होता है तो कौन सी फ्रिंज बनती है, दीप्त। केंद्रीय फ्रिंज कैसी होगी, दीप्त। अब P पर हमको पता नहीं है कौन सी फ्रिंज है, दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। हमने मान लिया केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P पर जो फ्रिंज बन रही है वो कितनी दूरी पर है, यक्ष्यम दूरी पर है, ठीक है, यक्ष्यम दूरी पर है। तो इस चित्र को बना लेंगे, फिर आगे देखते हैं। ये पर्दा यल था, ये यम था और ये यन। तो लिखिए इसको, चित्र को बनाइए और लिखिए। माना यस एक रेखा छिद्र है, माना यस एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश, माना यस एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। S1 व S2 एक दूसरे के, S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं। S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं जो यस से समान दूरी पर हैं, जो यस से समान दूरी पर हैं। हो गया, देखो इनके बीच की दूरी, इनके S1 व S2 के, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। देखो यस से चलने वाली तरंगें, यस से चलने वाली तरंगें समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। यस से चलने वाली तरंगें समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। हो गया, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में तरंगे आगे बढ़ती हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में तरंगे आगे बढ़ती हैं। लिखो स्लिटों से डी दूरी पर एक पर्दा है, स्लिटों से डी दूरी पर एक पर्दा है। हो गया, स्लिटों से डी दूरी पर एक पर्दा है। S1 व S2 का,
यस1 व यस2 का लंबार्धक CO है। यस1 व यस2 का लंबार्धक CO है। हो गया। लिखो O पर दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगें, O पर दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच, O पर दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच पथांतर शून्य है। दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच पथांतर शून्य है। अतः O पर समपोषी व्यतिकरण होगा। अतः O पर समपोषी व्यतिकरण होगा और यहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। O पर समपोषी व्यतिकरण होगा और यहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। हो गया। लिखो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, माना लिखना, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पर्दे यम पर यक्ष्यम, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यक्ष्यम दूरी पर। हो गया। माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यक्ष्यम दूरी पर पर्दे यम पर एक बिंदु P है। पर्दे यम पर एक बिंदु P है, जहां पर यस1 व यस2 से, जहां पर यस1 व यस2 से चलने वाली तरंगें, जहां पर यस1 व यस2 से चलने वाली तरंगें, हो गया, चलने वाली तरंगें क्रमशः यस1P व यस2P दूरी तय करके, यस1P व यस2P दूरी तय करके पहुंचती हैं। यस1P व यस2P दूरी तय करके पहुंचती हैं। हो गया। लिखो माना यस1 से, माना यस1 से यस2P पर, माना यस1 से यस2P पर लंब यस1A है। माना यस1 से यस2P पर लंब यस1A है ना। यस1A है, ये हो जाएगा लंब। ठीक है। क्या लिखे? लंब यस1A है। लिखो बिंदु P पर, लाइन छोड़ के लिखेंगे, बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, तो क्या बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, कितना पथ का अंतर होगा? या यस2P दूरी तय करके पहुंच रही थी या यस1P दूरी तय करके पहुंच रही थी, तो पथांतर कितना हो जाएगा? यस2P माइनस यस1P बराबर किसके? दोनों का अंतर कितना आ रहा था? यस2A आ रहा था। कितना आ रहा था? यस2A आ रहा था। ठीक है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब दो त्रिभुज की बात करते हैं POC में। ठीक है। त्रिभुज POC और त्रिभुज यस1 यस2A। ठीक है। यस1 यस2
ए में। तो दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। त्रिभुज किसमें? पीओसी में, त्रिभुज पीओसी में तथा, ऐसे लिखो, त्रिभुज पीओसी तथा त्रिभुज कौन सा? यस1 यस2 ए, यस1 यस2 ए क्या है? समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो इसका लंब, ठीक है, इस त्रिभुज का लंब, कोण के सामने एक भुजा क्या हो गई? लंब। तो हो जाएगा पीओ और बटे ये भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है, लंब बटे क्या कर लेंगे? लंब बटे आधार कर सकते हैं ना हम, है ना। पीओ और बटे क्या हो जाएगा? सीओ, ठीक है, इसका लंब और इसका आधार बराबर क्या हो जाएगा? इस कोण की भुजा, ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। मतलब हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, मतलब यस2a, इसके कोण के सामने की भुजा कितनी हो गई? यस2a और बटे कितना हो जाएगा? यस1 यस2, ठीक है। इसका PO बटे CO किसके बराबर होगा? इसके यस2 बटे यस2a बटे यस1 यस2 के बराबर होगा, ठीक है, यस2a बटे यस1 यस2 के बराबर होगा। अब हम देख क्या रहे हैं, चूंकि, ठीक है, चूंकि PO किसके बराबर था? PO मतलब स्लिट से पर्दे की दूरी, नहीं, PO है ना, PO जो हो जाएगा यक्ष्यम, PO किसके बराबर है? यक्ष्यम के बराबर है। CO किसके बराबर है? CO जो है क्या है? स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी मतलब D के बराबर है। और क्या है? यस1 यस2 के बीच की दूरी क्या थी? स्मॉल d थी, ठीक है, यस1 यस2 के बीच की दूरी कितनी है? यस1 यस2 के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो मान यहाँ पे रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा? PO का मान रख देंगे यक्ष्यम, CO का मान रख देंगे कैपिटल D, और इसका मान हो जाएगा यस2a और बटे क्या होगा? बटे हो जाएगा स्मॉल d। इस प्रकार जो है यस2a बराबर कितना आएगा? इसका तिर्यक गुणन कराएंगे तो हो जाएगा हमारा d बटे d, ठीक है, स्मॉल d बटे कितना हो जाएगा? कैपिटल D और इंटू हो जाएगा यक्ष्यम। समीकरण नंबर क्या बना दिए? समीकरण नंबर 2 बना दिए, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा बना दिए? समीकरण नंबर 2। अब हम क्या मानेंगे? हमको नहीं पता है बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, तो हम दोनों स्थितियों को जो है क्या करेंगे? रखेंगे। एक बार हम मान लेंगे, माना जो है बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? दीप्त। और फिर क्या करेंगे? माना जो है बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? अदीप्त, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं यहाँ पर माना, यहाँ पे लिख देते हैं माना, ठीक है, बिंदु P पर, माना बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, माना बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, माना बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। तो दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होता है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज का जो है, दीप्त फ्रिंज का पथांतर, ठीक है, कितना हो जाएगा? दीप्त फ्रिंज का पथांतर पीछे बताए थे, ठीक है, दीप्त फ्रिंज का पथांतर किसके बराबर होता है? यम इंटू लेमडा के बराबर होता है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज का पथांतर यम इंटू लेमडा, अर्थात यस2a किसके बराबर हो जाएगा? यम इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। पूरा आ रहा है ये, है ना। अर्थात जो है यस2a किसके बराबर होगा? यस2a जो है दीप्त फ्रिंज का पथांतर, यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख देते हैं। माना बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? दीप्त फ्रिंज बन रही है, और लिखेंगे दीप्त फ्रिंज का, है ना, दीप्त फ्रिंज का पथांतर, दीप्त फ्रिंज का पथांतर बराबर होता है यम लेमडा। अर्थात जो है पथांतर हम क्या कह रहे थे? पथांतर मतलब यस2a, पथांतर मतलब यस2a जो है किसके बराबर हो जाएगा? यम इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस2a किसके बराबर होगा? यस2a जो है यम इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है समीकरण 2 से आ जाएंगे। लिखेंगे कहां से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था? यस2a जो है, यस2a किसके बराबर है? d अपान d और इंटू यक्ष्यम के बराबर है। तो यस2a को हम क्या लिख सकते हैं? यम इंटू लेमडा लिख सकते हैं, और फिर d बटे d इंटू यक्ष्यम। हमको यह दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी पर जो है फ्रिंज बन रही है दीप्त वाली। तो यक्ष्यम बराबर क्या आ जाएगा? इसका तिर्यक गुणन करा देंगे। यक्ष्यम बराबर इसका गुणा हो जाएगा और इसका भाग कर देंगे, तो हो जाएगा कितना?
हो जाएगा हमारा यम, डी का गुणा लेमडा में हो जाएगा डी लेमडा और अपान इंटू क्या बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल डी। ठीक है, तो यक्सियम बराबर हो जाएगा यम और डी लेमडा बटे कितना हो गया स्मॉल डी हो गया। ठीक है, डी लेमडा बटे कितना हो गया स्मॉल डी हो गया, जहां यम बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ऐसे डॉटेड क्रम में क्या करते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यम का मान क्या रखेंगे 1 0 1 2 3 ऐसे कामा करके हम लिखते जाएंगे, रख के चेक कर सकते हैं। जो ही 0 रखोगे यानी ये जो दूरी है कितनी आ जाएगी 0, मतलब केंद्रीय फ्रिंज पर कौन सी होगा, केंद्र पर जो है कौन सी फ्रिंज बनेगी दीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी दीप्त। तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो है ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए ये क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखेंगे यही जो है नीचे इसके क्या लिखेंगे यही जो है केंद्रीय फ्रिंज से, यही केंद्रीय फ्रिंज से यमवी है ना, यमवी दीप्त फ्रिंज की है ना, यही केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या है, दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, दूरी के लिए व्यंजक है, ये हो जाएगा सूत्र। अब हम अभी क्या माने थे, बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही थी दीप्त फ्रिंज बनती है। अब हम क्या मानेंगे बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बनती है अदीप्त। हम दोनों स्थितियों को रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्थितियों को हम क्या करेंगे, दोनों स्थितियों को जो है हम रखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर से लिख देते हैं इसको मिटाकर। तो अब लिखेंगे क्या माना, यहाँ पे लिखते हैं माना बिंदु P पर है ना, माना बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, माना बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, माना बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है और अदीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होगा, अदीप्त फ्रिंज का है ना, अदीप्त फ्रिंज का पथांतर, अदीप्त फ्रिंज का पथांतर कितना होता है, होता है 2m-1 और इंटू क्या हो जाएगा लेमडा बटे 2। यह अदीप्त फ्रिंज के पथांतर के लिए यानी विनाशी व्यतिकरण में जो है पथांतर के लिए व्यंजक होगा ये। अर्थात क्या होगा, अर्थात जो होगा पथांतर H2A जो है बराबर हो जाएगा किसके 2m-1 और इंटू लेमडा बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो कहां से आएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 है H2A बराबर डी बटे डी इंटू यम। H2A की जगह हम क्या लिखेंगे 2m-1 इंटू लेमडा बटे 2 बराबर हो जाएगा डी बटे डी इंटू यम। हमको दूरी ज्ञात करनी है यम, तो डी का गुणा यहाँ पे लेमडा में हो जाएगा, स्मॉल डी का भाग हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 2m-1, डी का गुणा होगा तो डी लेमडा और बटे 2 का गुणा हो जाएगा डी में, तो 2d हो जाएगा, ये हो जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, या जो है हम क्या कर सकते हैं जी यम बराबर इसमें जो है 2 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा यम, इसमें 2 नहीं था तो भाग कर देंगे और इंटू हो जाएगा डी लेमडा बटे 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यम बराबर कितना आएगा m-1/2 और इंटू हो जाएगा कितना डी लेमडा बटे डी। ये दोनों व्यंजक जो है किसके लिए हैं, दोनों व्यंजक अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हैं। ठीक है, दोनों व्यंजक किसके लिए हैं, दोनों व्यंजक जो है अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हैं। जहां यम जो है, जहां क्या हो जाएगा, जहां यम बराबर हो जाएगा 1 2 3 ऐसे डॉटेड लाइन हो जाएगी, 0 से नहीं 1 से शुरू होगा। नीचे लिखेंगे यही जो है, यही क्या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से। ठीक है, यही केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, कौन सी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। ठीक है, यमवी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो है यमवी अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, दूरी के लिए क्या है, दूरी के लिए व्यंजक है, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है, ये जो है अदीप्त फ्रिंज के लिए एक बार हमने बिंदु P पर क्या माना दीप्त फ्रिंज बन रही है और एक बार हमने बिंदु P पर कौन सा फ्रिंज माना है
दीप्त, ठीक है, दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, व्यंजक निकाल दिया। ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके इसी पर सारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो है हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक कल करेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए इसको।